नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ने के बीच लॉकडाउन 5 में मिल रही छूट के साथ प्रदेश सरकार सावधानी बरत रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में आगे की योजना तैयार करने के साथ सावधानी और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर बैठक में कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी और सतर्कता बरतना आवश्यक है। प्रदेश में सभी जगह पर धर्मस्थलों को खोले जाने से पहले प्रशासन और पुलिस धर्मस्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों को सभी सावधानियां सुनिश्चित करने की जानकारी दे और इस दौरान सभी धर्मस्थल पर सैनिटाइजर, थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में धर्मस्थलों को खोले जाने से पूर्व प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण धर्मस्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों से संवाद बनाते हुए उन्हें सभी सावधानियां सुनिश्चित करने की जानकारी दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हर जगह पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के अपने अभियान पर बड़ा कदम बढ़ाया। उन्होंने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर 3,135 करोड़ की लागत से बने 28 विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस अवसर पर ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा और राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि इतने उपकेंद्र मिलने के बाद से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और बेहतर होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। हमारा प्रयास प्रदेश में हर जगह पर 24 विद्युत आपूर्ति का है। हम अपने इस अभियान में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण में लॉकडाउन के बाद हमारी सरकार का लक्ष्य विकास की गति को बरकरार रखने का है। व्यापक सुधार की उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे प्रसन्नता है कि आज पावर कॉरपोरेशन लॉकडाउन के तुरंत बाद अनलॉक की पहली इस कार्रवाई के साथ पहले चरण के इस कार्रवाई को बढ़ाने के लिए जब हम पूरे प्रदेश और देश के अंदर कार्य कर रहे हैं तो एक साथ 3,135.34 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के साथ पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश वासियों के साथ यहाँ पर खड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को विकास की योजनाओं को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने, आम जन की भावनाओं के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, किसानों, मजदूरों और दूर दराज के उन क्षेत्रों में भी विद्युत की आपूर्ति उनकी भावनाओं के अनुरूप करने के लिए जिस संकल्प के साथ पावर कॉरपोरेशन कार्य कर रहा है, उसी कड़ी को सुदृढ़ करने के लिए आज का यह कार्यक्रम हम सबके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप बेहतरीन प्रदर्शन करने में आगे भी इसी प्रकार से सफल होता रहेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के दिए जा रहे पैकेज पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों के लिए कितना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सरकार बस इतना बता दे कि 20 लाख करोड़ के तथाकथित महा पैकेज में कितना गरीब के लिए है, कितना किसान, दिहाड़ी, प्रवासी मजदूर,
छोटे व्यापारी, खुदरा कारोबारी, रेडी ठेले पटरी वाले और अन्य मजदूरों के लिए है। समाज को बांटने में माहिर लोग कृपया करके इस आर्थिक बंटवारे का हिसाब दें। इसके पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बाराबंकी से एक परिवार के 5 लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से आत्महत्याओं की दुखद खबरें आ रही है। बीजेपी सरकार से अपेक्षा है कि तत्काल लोगों के खाने और कमाने का इंतजाम करें। सबसे पहले प्रदेश में भूख से लोगों का मरना रुकना चाहिए। वहीं विभिन्न मुद्दों पर बोलते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। केंद्र व राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए, वह इन्हें गंभीर भी होना चाहिए तथा एक्शन में भी आना चाहिए कि देश में कोरोना वायरस व लॉकडाउन की वजह से अभी भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा दुखी व परेशान हमें यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीब व कमज़ोर तबके के बेरोजगार प्रवासी लोग ही नज़र आ रहे हैं, जो अब अपने अपने मूल राज्यों में भी पहुंचकर तो रोटी रोजी के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। जबकि अब तो केंद्र सरकार द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि अब बजट की नई योजनाओं पर कोई भी खर्च नहीं। गरीब कल्याण योजना व आत्मनिर्भर भारत निर्माण के तहत ही इनके जरूरी कार्यों पर धन खर्च किया जाएगा। ये अच्छा कदम है, लेकिन इसका सही व वास्तविक लाभ यहाँ गरीब मजदूर व बड़ी बड़ी डिग्री लेकर घूम रहे बेरोजगार लोगों तक भी जरूर पहुँचना चाहिए, जो नहीं पहुँच रहा है, जो पूरे तौर से अभी तक भी नहीं पहुँच रहा है। उदाहरण के तौर पर आप लोग उत्तर प्रदेश को ही लीजिए, तो जब प्रवासी लोग बड़े पैमाने पर बसों से, ट्रेनों से तो उत्तर प्रदेश में आ रहे थे, तो इस अभियान जब वो आ रहे थे तो इसी दौरान खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो कुछ मंत्रियों का समूह बना के, अधिकारियों का समूह बना के तो इस बात पर इन्होंने जोर दिया था कि जो बाहर से प्रवासी लोग आ रहे हैं तो उनकी योग्यता के हिसाब से कि वो किस किस कार्य में दक्ष हैं, तो उनकी योग्यता के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया भी बड़े पैमाने पर जब ये बाहर से लोग आए। लेकिन हो क्या रहा है, रजिस्ट्रेशन हो गया, योग्यता भी इन्होंने प्रवासियों ने अपनी दर्शा दिए, दिखा दिए रिकॉर्ड में, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जिसमें बड़ी तादाद में प्रवासी लोग इधर आए हैं तो उनको रोटी रोजी के साधन नहीं मिल रहे हैं। और हालात इतनी ज़्यादा खराब हैं इन लोगों के, जो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर जो प्रवासी लोग उत्तर प्रदेश में आए, आज वो मनरेगा के तहत, तो मैं कई चैनल में देख रही थी पिछले 2-3 दिनों से कि वो खड्डे खोद रहे हैं। उनके माँ बाप क्या सोचते होंगे, जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनको दिलवाई, वो क्या सोचते होंगे। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब बड़ी बड़ी डिग्री लेकर लोग गड्ढे खोदेंगे तो इसका शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोग सोचेंगे कि पढ़ाने का क्या फ़ायदा, जब इनको गड्ढे ही खोदने हैं तो फिर इनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। तो ये भी सरकार को, केंद्र और राज्यों की सरकारों को जरूर सोचना चाहिए कि केंद्र व राज्य सरकारों के जिन भी कारणों से आए दिन छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं,
जिसके उत्तर प्रदेश सहित अन्य और राज्यों में भी अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। उत्तर प्रदेश में कई उद्योग धंधे बंद हो गए, गाजियाबाद में बंद हुआ, अभी तो कन्नौज की में भी बंद हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, जिस पे बड़ी तादाद में लोगों को रोटी रोजी मिलती है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे जो छोटे छोटे उद्योग चल रहे थे, तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन की वजह से उनके वो मुसीबत में आ गए, वो तंगी में आ गए। तो अब सरकार ने प्लान तो बहुत बनाया कि हम इतना पैसा इन लोगों को देंगे ताकि इनके उद्योग धंधे बंद ना हो, लेकिन सरकार ने यदि दिया होता तो एक एक करके उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी क्यों बंद होते जा रहे हैं। तो सरकार को उन कारणों को ये देखना चाहिए। पंजाब सहित जो भी राज्य सरकारें अब प्रवासियों को वापस बुलाने की बात कर रही हैं, तो उन्हें पहले ये सोच लेना चाहिए था कि जब वो उनके राज्यों में भूखे प्यासे मर रहे थे, तो तब इन सरकारों ने उनका पूरा ध्यान क्यों नहीं रखा था, और यदि रखा होता तो फिर ये लोग अपने अपने राज्यों में वापस क्यों आते। ये तो मजबूरी में आए, जब वहाँ के सरकारों ने इनके खाने की व्यवस्था नहीं की, ठहरने की व्यवस्था नहीं की, जहाँ ये लोग काम कर रहे थे उनके मालिकों ने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, हम आपको वेतन नहीं दे सकते, मजदूरी नहीं दे सकते हैं, तो आप हमारी ओर से फिर ये आप जा सकते हैं। तो उस समय सरकारों की जिम्मेवारी बनती थी कि यदि उनके पास नहीं था, मालिकों के पास पैसा, जहाँ भी छोटे मोटे कारोबार चल रहे थे, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी या तो सरकार उनको पैसा देती या उनको उधार दे देती, उनको कहती कि चलो हम दे रहे, जब आप नॉर्मल स्थिति हो जाए वापस कर देना। तो ये लोग वापस क्यों आते। अब जब ये वापस आ गए हैं और अब उनको लग रहा है कि अब इनके बिना काम चलेगा नहीं, तो अब उनको कहते हैं कि हम वापस बुला रहे हैं, वापस बुलाना चाह रहे हैं। इनको समझ क्या रखा गरीब। लॉकडाउन में ढील मिलते ही यूपी में अपराधी सक्रिय हो चुके हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पुलिस ने 3 अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा मारा और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए। महोबा, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर जौला गांव में अवैध हथियारों का कारोबार करने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री पर छापा मारते हुए यहां से बड़ी संख्या में तमंचे, कारतूस और असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए। अलीगढ़ की बाबा कॉलोनी में पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर अवैध हथियारों की फैक्ट्री सील की। यहां 6 लोग तमंचा बनाते हुए पकड़े गए और 2 मौके से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों में 3 पहले जेल जा चुके हैं। इन्होंने अब तक 5 से 6 हजार तमंचे बेचे हैं और ये महज 1000 रुपए में हथियार बनाते थे। गांधी पार्क पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है एक हमारा धनीपुर मंडी के पास में बाबा कॉलोनी है, उस मोहल्ले में एक घर में फैक्ट्री का चल रहा है जिसमें अवैध तमंचे और उसमें पिस्टल बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था। तो छापा के दौरान 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, 2 लोग वहां से भाग गए हैं। छापा में काफ़ी मात्रा में वहां बने ज़बरदस्त निर्मित और काफ़ी संख्या में अर्धनिर्मित जो उसके तमंचे के और उसके पिस्टल के जो पार्ट होते हैं। अगली खबर एटा से है, जहां नगला इंदू गांव में 4 दिन पहले किसान ने आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी कर ली थी। वह लॉकडाउन में सब्जी की फसल खराब होने से तनाव में था, तो वहीं अब पीड़ित परिवार सरकारी मदद की आस लगाए बैठा है। किसान के परिजनों को सांत्वना देने अधिकारी गांव पहुंचे। मृतक के भाई के मुताबिक गांव आए अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई मदद उन तक नहीं पहुंची है। का हम लोग मजदूरी करते थे, अपने खेतों में काम करते थे, बस यही आजीविका का मुख्य स्रोत था। इनकी पत्नी की मृत्यु 6 वर्ष पूर्व हो गई है। अच्छा। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। और बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, बच्ची हाई स्कूल के पेपर दिए हैं। एक बच्चा दूसरी क्लास में, एक पहली क्लास में। अच्छा,
अभी ये जो लॉकडाउन हुआ है तो उसका क्या असर हुआ था पिछले साल की, तो अब लॉकडाउन से असर बहुत हुआ है। आजीविका बिल्कुल ख़त्म हो गई। गुजर बसर के भी लाले पड़े हुए हैं। जैसे तैसे मजदूरी मिल गई, उससे ही अपना भरण पोषण चला है। खेती से उम्मीद थी कि ये हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो गई। परिवार इस समय सब्जी का क्या दाम चल रहा है? सब्जी का दाम टमाटर की क्रेट का 70 से 80 रुपए है। कभी कभी तो उल्टा देना भी पड़ता है ड्राइवर साहब को, बिकते ही नहीं है। आपने क्या कर रखा है? हमारे खेत में भैया ने, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या किस तरह काम कर रहे हैं आप? मैं MSc B.Ed हूँ। अच्छा, हाँ। नौकरी करते हैं या खेती करते हैं? नहीं, मैं खेती नहीं करता। लॉकडाउन हुआ है तब से गांव आया हुआ हूँ। कहाँ थे? एटा क्या करते थे? प्राइवेट टीचिंग। वहीं मिर्जापुर के थाना मड़िहान के राजगढ़ क्षेत्र में कोड़ी गांव में सुरेश मौर्य नामक एक व्यक्ति के घर में अचानक से एक 8 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया, जिससे परिवार में अफरा तफरी मच गई। घर के सभी सदस्य जान बचाने के लिए घर से निकलकर बाहर आ गए, तो वहीं यहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सर, ये राजगढ़ में मगरमच्छ मिला है, कितना लंबा है और कैसे पहुंचा और क्या है पूरा मामला? ये राजगढ़ जो है चौकी क्षेत्र के जो है कोड़ी गांव में सुरेश मौर्य के घर में जो है मगरमच्छ के घुसने की जो है जानकारी रात में ही हमें प्राप्त हुई। तुरंत ही मैंने स्टाफ को लगा दिया, क्योंकि ये गांव बकहर नदी के किनारे स्थित है और बकहर नदी जो है ये घड़ियालों का जो है, ये मगरमच्छों का जो वास स्थल है। तो ये मगरमच्छ कभी कभार जो है शिकार उकार के चक्कर में दाएँ बाएँ निकल जाते हैं। तो ये उसी क्रम में निकला था, जिसको आज हमारी सुबह ही जो है वन विभाग की टीम पकड़ करके जो है और ले जा करके सुदूर जो है बकहर नदी में ही डाल दिया है। ये करीब 7-8 फीट लंबा जो है बताया जा रहा है। धर्मनगरी मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र की केशव धाम पुलिस चौकी के अंतर्गत एक कॉलोनी निवासी विदेशी महिला ने कथित साधु और उसके 5 साथियों पर घर में घुसकर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार 2 जून की सुबह उसके पति और ससुर परिक्रमा करने के लिए गए थे और वह घर में अकेली थी। तभी पड़ोस के ही सुदर्शन दास अपने साथियों के साथ पति और ससुर से मिलने के बहाने घर में घुस आए और महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगे। महिला ने किसी तरह से भागकर खुद को बचाया। आज पति के साथ थाने पहुंची पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, तो वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर 6 नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। एक साधु है, सदहोंगी साधु है, जो हमारे घर के बाजू में रहता है पास में। वो हम लोग परिक्रमा में गए थे, घर में वो हमारी धर्मपत्नी अकेली थी, तो अपने कुछ लोगों के साथ अंदर घुसा और इसने हमारे धर्मपत्नी के साथ बहुत अश्लील हरकतें करी और बहुत छेड़खानी करी, शारीरिक रूप से बहुत हमला कर दिया उसके ऊपर। जैसे जैसे हमारी पत्नी दरवाज़ा लगा के अंदर घुसी और उसके बाद ये चला गया। और ये इसके लड़के कई समय से, फिर हमें धर्मपत्नी ने बताया कि इसके लड़के कई बार हमारे घर आया जाया करते थे हमारे पिताजी से संबंध के बहाने, और कई बार इसको शारीरिक रूप से प्रताड़ना देते थे। कभी कभी इसको अश्लील वीडियो भी दिखाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमको जैसे जैसे पता चली, इसने उजागर करी, तो हमको ये बहुत बड़ा धक्का लगा। और ये ढोंगी रूप से जो सुदर्शन दास है, ये इसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि ये न केवल हमारा वो जुर्मी है, ये पूरे सनातन धर्म हिंदू समाज का जुर्मी है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के साथ क्या हरकत करेगा, तो इसको पकड़ा जाए। और सभी लोग कोशिश करें कि इसका फ़ोटो वीडियो देख के इसको कहीं ना कहीं से पकड़ें, जिससे और किसी के साथ ये हरकत। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ 8 जून को फिर से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, होटल्स खोलने की तैयारी की जा रही है। और इसी कड़ी में मुरादाबाद में मार्केट में तैयारियां देखने को मिली। धार्मिक स्थलों के प्रबंधक, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल मालिकों ने थर्मल स्क्रीनिंग और स्वच्छता की व्यवस्था की, तो साथ ही सैनिटाइजेशन टनल की पूरी व्यवस्था नजर आ रही है। हमारी तरफ से पूरी प्रिकॉशन है। हमने पूरे मॉल को सैनिटाइज करा। इवन हमारा जो एसी प्लांट है उसको भी सारा सैनिटाइज कर दिया गया है।
और स्कैनिंग का प्रोग्राम है ही है। जो पब्लिक अगर आएगी भी तो विदाउट स्कैनिंग अंदर ही जाएंगे। और हमारे जितने स्टाफ फ्रंट लाइन पर होगा उसको सबको पीपी किट वगैरह और मास्क दिए जाएंगे। और क्या तैयारी है सर? एमएचए की गाइडलाइन है 24 डिग्री टेम्परेचर जो गाइडलाइन के अनुसार ही रखा जाएगा। 25 डिग्री है तो 24 ही रखा जाएगा। और क्या क्या तैयारी की गई है? शॉप्स खुलेंगी चूंकि, और रेस्टोरेंट्स भी ओपन करने की प्लानिंग है, तो सोशल रेस्टोरेंट की तो ओपन तो करने की तो है ये प्लानिंग, लेकिन गवर्नमेंट का भी सेटिंग का अलाउ नहीं है, इसलिए हम होम डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। तो मॉल्स शुरू 8 तारीख से पूरी तैयारी आपकी होगी? 8 तारीख से हमारे मॉल की पूरी तैयारी है। और सिक्योरिटी का सर क्या पूरा अरेंजमेंट है? और थर्मल स्कैनिंग के लिए और सैनिटाइज थर्मल स्कैनिंग हमारी आई जाएगी हमारे पास। प्रिपरेशन चल रही है नॉर्मल रेस्टोरेंट स्टार्ट करने की वापस, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखते हुए सारा काम किया जाएगा। जितना पहले हमारा ओवर सीटिंग था उसे 50% लेके बैठ रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं। इससे 50% लोगों को अंदर एंट्री मिलेगी, वो भी मास्क के साथ, और सैनिटाइजेशन पूरा होगा, उसके बिना एंट्री नहीं है। और टेम्परेचर चेक भी मैंडेटरी है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो थर्मल स्कैनर्स भी आपने मंगा लिए? हाँ जी, सब हमारे पास है। हमारे पास थर्मोमीटर भी है, सोलर थर्मोमीटर जो चल रहा है। हम लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, हम लोग विंडो सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं। और हम लोग जो एक्चुअली जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने जैसे क्रॉसफिट लगा रखी है मतलब उस जगह पर कस्टमर नहीं बैठ सकता, बहुत ही रेयर जगह, मतलब और पार्टीज वगैरह हैं तो बहुत ही कम लोग बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारा स्टाफ में पूरा फुल सैनिटाइजेशन। तो 50% सीटिंग कर दी है पूरी? 50% सीटिंग से ऊपर सीटिंग। और सैनिटाइजेशन टनल भी लगाई है एंट्री के लिए? सैनिटाइजेशन टनल बाहर लगाई जैसे। और क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसा रहने वाला है, क्या एक्सपेक्ट काम है? तो थोड़ा हल्का ही रहेगा, लोगों के मन में भी ऐसे हैं प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। और किचन में पूरी सैनिटाइज, हमारा पूरा स्टाफ बहुत ही स्टाफ भी कम है, और हम सोशल डिस्टेंसिंग उसमें भी पालन कर रहे हैं उनका, दूर ग्लव्स के साथ, मास्क के साथ, कैप वगैरह के साथ, ग्लव्स, एवरीथिंग। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को 16 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई और इस पे लोहिया संस्थान में मरीजों की चादर विसंक्रमित करने वाले कर्मी के घर में 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। लोहिया संस्थान के कोविड अस्पताल में मरीजों की चादर, तकिए का कवर धुलकर मशीन में विसंक्रमित किया जाता है। इस मशीन पर तैनात कर्मी में पहले वायरस की पुष्टि हुई थी। ऐसे में संस्थान में करीब 30 लोगों की जांच की गई, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो वहीं संक्रमित कर्मी के घर के सदस्य, मकान मालिक समेत 10 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई। संक्रमित कर्मी चिन्हट के मल्हौर का निवासी है। 10 लोगों में वायरस की पुष्टि होने पर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कर्मी की पत्नी, बच्चे, परिवार के सदस्य को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिन्हट में एक साथ कई नए मरीज मिलने और ऐशबाग में बलरामपुर अस्पताल के पूर्व निदेशक के निधन के बाद इन दोनों इलाकों को नया हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।